रोज की तरह आज भी जब मैं सोकर उठी तो मेरी ननद मुझे घर में कहीं पर भी नजर ना आई। अपने कामों से फारिग होकर जब मैं 12 बजे अपने कमरे में आई तो मेरी ननद की टांगे मुझे मेरे बिस्तर के नीचे से नजर आई। पहले तो मेरी अचानक उस पर नजर पड़ी तो डर के मारे मेरी चीख निकल गई, लेकिन फिर जब गौर से देखा तो वह मेरी ही ननद थी। लेकिन हैरत मुझे इस बात पर थी कि वह मेरे बिस्तर के नीचे क्या कर रही है। हम गांव के रहने वाले लोग थे, इसलिए पुराने जमाने के रिवाज को चलते हुए हमने भी अपनी चारपाई के ऊपर बड़ी बड़ी दरिया बिछाई हुई थी, जिसे इसके नीचे से कुछ भी नजर नहीं आ सकता था। इसलिए मुझे भी खबर ना हो सकी कि मेरी ननद मेरे बिस्तर के नीचे ही सो रही थी। अब मैंने इसकी जासूसी करना शुरू कर दी तो हैरत की इम्तिहान ना रही जब अगले रोज सुबह होते ही मैंने अपने बिस्तर के नीचे देखा तो मेरी ननद आज भी बेसुध वहीं पर सोई हुई थी। मुझे हैरानगी के साथ साथ काफी अजीब सा, जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी नंद क्यों रोज मेरे बिस्तर के नीचे आकर सो जाती है। क्या वह हमारी बातें सुनने के लिए आई थी या फिर वजह शायद कुछ और थी। लेकिन मैंने ननद को इस बात की खबर न लगने दी थी कि मुझे मालूम है कि वह रोज मेरे बिस्तर के नीचे आकर सो जाती है, क्योंकि अगर मैं इसे पूछूंगी तो जरूर कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देगी। एक दिन अचानक बात करने से वह और होशियार हो जाएगी। मैंने सोच लिया था कि जब सच का पता कर लूंगी लगाने के लिए ननद को एक रात खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी और खुद ननद की जगह अपने ही बिस्तर के नीचे जाकर सो गई। मुझे वहां मिट्टी में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब मैंने इस जगह से मिट्टी हटाई तो देखकर रूह कांप गई, क्योंकि वहां तो किसी मर्द का, मेरा नाम समरा है और मैं पंजाब के एक छोटे से शहर में रहती थी। माँ बाप की इकलौती औलाद थी। माँ और बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे, वह मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। बाबा ने घर में जाकर जानवर पाले हुए थे जिनका दूध निकाल कर वह बेचते थे और इससे हमारी अच्छी खासी गुजारा हो जाता था। माँ ने घर को संभाला हुआ था और अब वह अपने साथ साथ मुझे भी घर को संभालना सिखा रही थी। इसका कहना था कि जल्दी से वह मेरी शादी करा दे और अच्छी लड़कियां घर का काम सीखकर ही ससुराल जाती है, ताकि बाद में उनके बाप पर कोई उंगली ना उठा सके। और इस तरह लड़की भी अपने घर में खुश रहती है, क्योंकि हर मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। वैसे यह ससुराल में जाकर इसके ससुराल वालों के दिल जीतने का भी यही एक तरीका होता है। लड़की ससुराल जाते ही अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले और आप देवर जेठ नंद और सास ससुर के काम करे और अपनी ससुराल के हर एक बंदे के दिल में अपना एक अच्छा मुकाम बना लेती है। माँ की बात मुझे गलत भी नहीं लगी थी। आजकल के दौर में तो यही रिवाज है कि शादी के बाद मेहंदी सूखने से पहले ही बहू को सारे काम संभाल लेने चाहिए। इस तरह इन सब लोगों की पसंद नापसंद का अंदाजा हो जाता है और कम ही अरसे में वह उनके रंग में रंगने लगती है। या उन सब बातों की एक वजह परवरिश भी होती है। अगर एक माँ अपने दिल लगाकर अपनी बेटी को सारे काम सिखाकर ससुराल भेजे तो किसी के घर में लड़ाई झगड़ा और फसाद ही ना हो। माँ की बातों से मैं 100% राजी थी, क्योंकि आजकल के दौर में यही सब कुछ तो हो रहा था। मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर बहुत बड़े ख्वाब नहीं सजाए थे। मुझे मालूम था कि एक गरीब की बेटी हूँ तो मुझे कोई महलों से शहजादा बिठाने तो नहीं आएगा। मैंने दिमाग में अपनी कोई ऐसी खुराक भी नहीं पाली हुई थी, लेकिन जब किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, मेरी जिंदगी ऐसा मोड़ लगने लगी कि जिससे सब कुछ ही बदल जाने वाला था। मैंने कभी सोचा भी ना था कि वह सब मेरे साथ होने वाला था, लेकिन मैं उन सब बात से अनजान थी। अपनी आज की जिंदगी में खुश थी। यह दुनिया सो गई थी जब मेरे रिश्ता आना शुरू हो गए थे और उन्हें रिश्तों में बाबा ने एक रिश्ता सही लगा जो कहते थे हमारी तरह ही गाँव के रहने वाले हैं, और बाबा को उनका रहन सहन और आदत बहुत अच्छी लगी। अपनी पूरी जांच पड़ताल करवाने के बाद रिश्ता तय कर दिया था। अगले महीने की 10 तारीख को शादी के साथ सादगी से मेरी विदाई कर दी। मैंने सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ा था।
छठी क्लास के लिए मुझे दूसरे गांव में जाना पड़ता था, इसलिए मैंने पढ़ना छोड़ दिया। घर में माँ का हाथ बटाने लगी। इस दौरान कब इतनी बड़ी हो गई कि आज मेरा रिश्ता तय हो चुका था और मुझे कुछ खबर ही ना हुई। जिस घर में मेरा रिश्ता तय हुआ था वहाँ सिर्फ दो बहन भाई ही थे। 1 साल पहले मेरे होने वाले पति के माँ बाप का एक बीमारी की वजह से देहांत हो गया था। अब वह दोनों भाई बहन अकेले रहते थे। बहन की उम्र 15 साल थी। मेरे होने वाले पति का नाम समीर था। अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर मैंने काफ़ी ख्वाब सजाए थे। मेरी सहेलियां मुझे समीर का नाम लेकर सताने लगी थी और मैं भी शर्मा जाती। बाबा अपने गांव के लोगों से उधार लेकर मेरी शादी तैयारी शुरू करने लगे और वह फिर दिन भी करीब आ गया जब मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर विदा होकर अपने पति के साथ उसके घर आ गई। यह घर बड़ा नहीं था, बस छोटा सा घर था। जैसे सबसे बड़ा कमरा हम दोनों पति पत्नी के हिस्से आया था और छोटे कमरे में मेरी नंद रहती थी। कमरे से थोड़ी ही फासले पर एक किचन बना हुआ था जहाँ पर खाना बनाया जाता था और ज़रूरत का हर सामान मौजूद था। नंद मुझे काफ़ी अच्छे से मिली थी। मैं काफ़ी खुश थी। मेरी खुशी 7वें आसमान पर जब पहुंची थी तब एक रोज़ पति अचानक घर आए और मुझे खुशखबरी सुनाई। मेरा पति गांव के सरपंच के घर में गाड़ी चलाने का काम करता था, यानी वह वहाँ पर ड्राइवर था। उसके घर में उनका बड़ा बेटा बाहर जा रहा था, इसके लिए ड्राइवर की ज़रूरत थी। तो बाहर के लोगों पर यकीन करने के बजाय उन्होंने मेरे पति को अपने बेटे का ड्राइवर बनाकर दूसरे मुल्क भेजने का फैसला कर लिया था। मेरा पति इस बात से बहुत खुश था क्योंकि वहाँ पर तो इसकी अच्छी खासी आमदनी हो जानी थी और चंद साल वहाँ पर लगाने के बाद वह घर आकर अपना कारोबार शुरू करना चाहता था। मुझे इसका यह आइडिया काफ़ी अच्छा लगा था। इसके जाने के बाद हम दोनों लड़कियां घर में अकेली रह जाती, यह सोचकर मुझे डर भी महसूस हुआ था। लेकिन कमाने वाला हमारे घर में एक मेरा पति था, इसलिए मुझे अपना दिल मजबूत रखना था और मैंने इसे मना करने की बजाय इसकी खुशी में इसका साथ दिया था। कुछ दिनों बाद काम था, वीज़ा वगैरह लगने के बाद मेरे पति अपने मालिक के साथ दूसरे मुल्क के लिए रवाना हो गए थे। मैंने और मेरी नंद ने इसे बहुत सारी दुआओं के साथ विदा कर दिया था। कुछ दिन तो बहुत अच्छे तरीके से गुजरे थे, लेकिन इसके बाद न जाने अब क्या हुआ कि मुझे अपनी नंद की कुछ हरकतें काफ़ी अजीब लगने लगी थी। कभी कभी वह मुझे देखकर अचानक से डर जाती और कभी कभी तो मुझे इस तरह घूर कर देखती कि जैसे मैंने इसके साथ बहुत बुरा कर दिया हो। कभी वह बिल्कुल दोस्त जैसी और बहन जैसी हो जाती और कभी कभी तो वह बिल्कुल अनजान सी लगने लगती थी। और यह सारे बदलाव इसने मेरे पति के जाने के बाद भी आए थे। पहले तो सच में ऐसा कुछ भी मुझे महसूस ना हुआ था, बल्कि वह तो काफ़ी खुशमिजाज लड़की थी। लेकिन अब वह मुझे कातराई सी थी। जब माँ बाप को मेरे पति के बाहर मुल्क जाने का पता लगा तो माँ बाप अक्सर मुझसे मिलने आने लगे थे, बल्कि हम अक्सर आखिरी शाम तक मेरे पास ही रुक जाया करते थे। बाबा को कुछ दिनों के लिए शहर जाना था क्योंकि वहाँ पर भेड़ बकरियों का शायद कोई सौदा होने वाला था। अगर वह सस्ते में मिलते हैं तो खरीद लेते और उनका भी दूध और अच्छी आमदनी हो जाती। इसलिए बाबा के जाते ही माँ मेरे पास रहने लगी। मैं पास बैठकर नंद की बातें की थी। पति के जाने के बाद नंद अक्सर मेरे साथ ही सो जाया करती थी, लेकिन जब से माँ आई थी वह अपने कमरे में ही रहती थी और मुझे यूँ लगता था जैसे उसे माँ का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लेकिन उन सब बातों अपना वहम जाना और नंद के साथ भी अच्छे तरीके से ही रही। माँ ने मुझे कई बताने की कोशिश की कि उनको लगता है जैसे तुम्हारी ननद मुझे काफ़ी अजीब लगती है, जैसे तुम बताती हो कि इबादत की अच्छी है और घुल मिल कर रहने वाली लड़की है। लेकिन मैं तब से यहाँ आई हूँ, मुझे तो वह काफ़ी अजीब अजीब हरकतें करती हुई नजर आई है। अगर तुम इसे कहती हो तो मैंने दूध उबालने के लिए रखा है, इसका ध्यान रखना। तो वह चूल्हे के पास खड़ी हुई थी, जानबूझकर दूध को उबाल देती है। किस तरह से 2-3 बार वह सब्जी भी जल चुकी है। मुझे यूँ लगता है जैसे उसे किसी बात पर गुस्सा है। शायद मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा और वह चाहती है
कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से वापस चली जाऊँ। माँ की सारी बात बताते हुए मैंने उदास लहजे में कहा, नहीं माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो, वह गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है। शायद इसका ध्यान नहीं लगा होगा, इसलिए यह सब हो गया होगा। मैंने माँ को बेफिक्र करना चाहा, हालांकि मैं जानती थी कि जो कुछ भी महसूस कर रही है वह सब सच है, क्योंकि मेरी ननद वाकई काफ़ी अरसे से इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह सब बातें करके क्या साबित करना चाहती है। मैंने सोच लिया था कि माँ के जाने के बाद इससे खुद इस बारे में बात करूँगी। अगले दिन भी इसका यही बर्ताव रहा। शाम के वक्त अचानक बाबा आ गए, जिनको देखकर माँ ने चैन की सांस लिया। थोड़ी देर रुकने के बाद रात के वक्त ही बाबा और माँ दोनों अपने घर रवाना हो गए थे। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन शायद माँ बाबा को सारी हकीकत बता चुकी थी और बाबा को यह गवारा न था कि वह मेरी माँ ननद के ना चाहने के बावजूद भी यहाँ पर रुके। उन दोनों के जाते ही मैं घर में काफ़ी उदास सी इधर उधर टहल रही थी और अपनी ननद की अजीब गरीब हरकतों पर गौर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई सिरा मेरे हाथ नहीं लगा जिसे मुझे मालूम हो सके कि ननद का यह सब करने के पीछे आखिर मकसद क्या है। वह एक बात बड़ी बारीकी से देख रही थी और सोच रही थी, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक रात जब मैं कमरे में सोने के लिए जाने वाली थी, अचानक मेरी नंद मेरे सामने आई थी और बोली कि भाभी, मुझे बहुत डर लगता है। मैं अपने कमरे में मौजूद हूँ, आप बस अपने कमरे की कुंडी ना लगाना। अगर मुझे ज़्यादा डर लगा तो मैं रात को आपके पास आ जाऊँगी। मैंने नंद की बात सुनते इससे कहा था कि तुम्हें दूसरे कमरे में सोने की क्या ज़रूरत है, तुम यहाँ आ जाओ, मेरे पास ही सो जाया करना। नहीं भाभी, मुझे अपनी कमरे के बगैर कहीं भी नींद नहीं आती। वह तो बहुत मुश्किल से कुछ दिन आपके कमरे में गुजारे थे, कहीं आपको बुरा न लग जाए। मुझे बस अपने कमरे की आदत हो गई है। कभी रात में डर लगा तो आपके पास आ जाऊंगी, वरना मैं अपने कमरे में ही सोया करूंगी। नंद की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गई थी। अच्छा, तो मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें अपने कमरे में नींद आती है तो एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे कमरे में ही तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। मेरे यह कहने की देर थी कि ननद के चेहरे का रंग ही उड़ गया था, तो इसके चेहरे पर अजीब किस्म का डर दिख रहा था। नहीं भाभी, हरगिज नहीं। नंद ने कहा कि भाभी, आप अपने कमरे में सोए और मैं अपने कमरे में सोऊंगी। अगर मुझे रात में डर लगा तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। आप अपने मशवरे अपने पास ही रखें, बस सोने से पहले इतना याद रखेगी कि अपने कमरे को हरगिज भी कुंडी नहीं लगानी। नंद मुझे बिना बात के ही गुस्से से दुपट्टा कर चली गई थी और आखिर में कुंडी ना लगाने का हुक्म देकर अपने कमरे की तरफ चल दी थी। गुस्सा तो मुझे अपनी नंद पर बहुत आया था, लेकिन उस वक्त खामोश रही और कुछ ना बोली थी, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर इसको कुछ भी बोल देती तो वह मेरे पति को बढ़ा चढ़ा कर बातें सुनाती और पति इतनी दूर हमसे बैठा हुआ हम दोनों की फिक्र में परेशान होता। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। कुछ ही वक्त की तो बात थी, पति ने वापस आ जाना था, इसलिए जितना हो सकता था मैंने बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन अब तो दिन ब दिन ननद की हरकतें और भी ज़्यादा अजीब होती जा रही थी। एक दिन मैं सोकर उठी तो मुझे नंद कहीं पर भी नज़र नहीं आई। मुझे लगा शायद वह अपनी सहेली के घर चली गई होगी। घर में बैठी बोर जो हो जाती है। मैंने घर के सारे काम 12 बजे के करीब मैं नहाने के लिए कपड़े निकालने अपने कमरे में आई तो मुझे बिस्तर के नीचे से अपनी नंद की टांगें नजर आई। पहले तो मैं डर गई, लेकिन फिर मैंने जल्दी से जाकर चादर हटाई तो देखा नीचे नंद घोड़े बेचकर सो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने सारी रात कोई मेहनत की हो। मैंने उसे जल्दी से उठाया और जगाया था। ननद एकदम उठकर बैठ गई थी और मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी थी। भाभी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने आपको मना किया था ना कि मेरे कमरे में मत आना। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? नंद ने काफ़ी गुस्से से चिल्लाकर कहा था कि जबकि मैं तो हैरान थी कि मेरे ही कमरे में आकर मेरे बिस्तर के नीचे सोने के बाद जब मैंने उसे जगाया तो वह मुझ पर ही चढ़ रही थी। निशा, जरा ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं बल्कि तुम मेरे कमरे में ही हो। मेरे बिस्तर के नीचे सो रही हो।
मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। नंद पहले तो मुझे गौर से देखने लगी और फिर आसपास देखकर अपना सर थाम कर बैठ गई और कहने लगी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द था। इसे इतना कहते ही वह फौरन से अपने कमरे में चली गई। मैंने उसकी हरकत को काफ़ी नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि इसके लहजे और उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि इसे मालूम है वह मेरे कमरे में कैसे आई, लेकिन जानबूझकर मुझे टाल रही है या झूठ बोल रही है। लेकिन मुझे अब जानना था कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके पीछे इतनी अजीबोगरीब हरकत करने लगी है। अगले 2-3 दिन में तक इसको मैं उठाया था और उन 2-3 दिनों में नंद रोज मेरे सोने के बाद मेरे बिस्तर के नीचे आकर लेट जाती थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं सच का पता लगा कर ही रहूँगी, इसलिए मैंने अगले रात के खाने में नंद को नींद की गोलियां मिलाकर दे दी थी, जिसे खाते ही नंद सो गई थी। नंद के सोने के बाद मैंने अपने कमरे में आ गई और अपने बिस्तर के नीचे लेट गई, और अभी मुझे लेटे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे यूँ लगा जैसे मेरे सर वाली साइड पर मिट्टी हिल रही हो। मैंने जो डरते डरते वहाँ से मिट्टी हटाई तो आगे का मंजर देखे मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ पर तो अब मैंने सोच लिया था कि मैं कल रात को ननद को नंगे हाथों पकड़ूंगी, क्योंकि मुझे सच का तो पता चल ही चुका था। मैंने सब कुछ पहले की तरह ही करते आराम से जाकर अपने हाथ धोए और आकर सो गई। अब मेरा इरादा था ननद को नंगे हाथों पकड़ने का। अगले पूरे दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही नंद के साथ बर्ताव किया था और रात होते ही आराम से आंखें बंद करके सो गई थी। और जैसे ही मेरी ननद कमरे में आई मुझे महसूस हो चुका था, लेकिन वह कुछ न बोली और बिस्तर पर के नीचे लेट गई। मेरे करीब आकर अपने हाथ मेरे मुंह पर फेरने उसने कोशिश की कि यह जानने मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ। नंद की चालाकी पर तो मैं चौंक उठी थी। वाकई कोई पुरानी और माजी हुई खिलाड़ी रही थी। इसे यकीन हो गया था मैं वाकई में ही सोई हुई हूँ। आराम से मेरे बिस्तर के नीचे लेट गई और इसके लेटते ही मैं आराम से उठकर बैठी और बगैर आवाज़ किए इसके पीछे ही बराबर में जाकर लेट गई। जब उसने बहुत ही दिलेरी से उस जगह से मिट्टी हटाई, उसके नीचे से वह खास चीज़ निकलते हुए इसे अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ किया और अपने लबों से छूते हुए इसे पहले एक वाक्य अभी कुछ करती मैंने इसके कंधे पर हाथ रख दिया। से डरते हुए वह चीज़ दोबारा वही छुपा दी और फौरन से बिस्तर के नीचे से बाहर निकल आई। इससे पहले कि वह कमरे से बाहर निकल जाती मैंने इसे हाथ पकड़कर अपने सामने किया था। इसे सवाल पूछने लगी, देखो निशा, सच तो पहले ही मैं जानती हूँ। अब तुम अपने मुंह से मुझे सारा सच और इसके पीछे छुपी हकीकत बता दो, वरना मैं तुम्हारे भाई को सच बता दूंगी और उसके बाद तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी करते हुए तुम्हें किसी के साथ विदा कर देगा। मेरी बातें सुनते ही ननद डर गई और कहने लगी, भाभी, भाई को सच ना बताना, मैं आपको सारी हकीकत बताती हूँ। मेरे दोस्त के पास कौन था और अक्सर इसे तस्वीर खींचती थी। मेरी दोस्त के घर एक दिन इसके भाई का जानने वाला कोई आया था। उसने मेरी तस्वीर देख ली और अपने पास भी रख लिया। अब वह मुझे पसंद करने लगा था। मुझे चुपके से मिलने बुलाया था। अब मैं भी उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने मुझे फ़ोन भी दिया था। यह कमरा पहले मेरे हुआ करता था, लेकिन भाई ने शादी के बाद खुद ले लिया। मैंने फ़ोन यहाँ से निकालना चाहा था, लेकिन यह सोचकर नहीं निकाला कि कहीं पकड़ी ना जाऊँ, और अगर यहाँ पर पकड़ी गई तो इल्ज़ाम आप पर लगा दूंगी। जब भी आपकी माँ घर आ जाती थी, माँ मन से बात नहीं कर पाती थी, जिसका गुस्सा मैं अपने तरीके से निकाल लेती थी। नंद ने सारी बात बताते बाद अपना सर झुका लिया और थोड़े दिन बाद जब मेरा पति हमसे मिलने आया तो मैंने उसे सब हकीकत बता दी। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बहन पर हाथ भी उठा लिया था। मैंने बहुत मुश्किल से काबू किया। तब मैंने कहा, एक बार पता करो वह लड़का कैसा है। तब पता चला वह एक नंबर का फ्रॉड लड़का था, जो लड़कियों के साथ बस वक्त गुजारता था। असल में इसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इसे अपनी बीवी पसंद नहीं थी। मेरे पति ने तो उसे बहुत मारा पीटा भी था। अपनी बहन को इसकी हकीकत बताई और उसके 18 साल के होते ही इसकी शादी करके इसे विदा कर दिया। आज मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी ननद की एक बेटी है। वह अपने घर में बहुत खुश है और मेरे बहुत शुक्र अदा करती है कि मैंने उसे एक अच्छी उम्र में गलती करने से बचा लिया। अगर
मैं सच का पता न लगाती तो मेरी ननद इसके साथ भागने वाली थी, लेकिन अब वह अपने पति के साथ खुश है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।